हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर मनीष बायोलॉजी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। ठीक है। और जो है लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि क्या होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेसिक पार्ट, और बड़े ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने मेटाबॉलिज्म, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को समझ लिया था। जिस कॉन्सेप्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाले पार्ट से नीट 2024 में आने वाले सवालों। ठीक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग प्राणियों में वो अलग अलग अंग हैं जो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे सिलेंट्रेट की, स्पॉन्जिस की, फ्लैट वॉर्म की, तो ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनवर्टिब्रेट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जिसके पास है नोटोकॉर्ड वो कहलाता है कॉर्डेट, जिसके पास नहीं है नोटोकॉर्ड वो कहलाता है नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड आगे चलकर अगर वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है तो वो कहलाता है वर्टिब्रेट, और अगर उसका वर्टिबल कॉलम, अगर उस ऑर्गेनिज्म का नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता तो वो कहलाता है इनवर्टिब्रेट। ये सारी बातें आपको पता है। जिसके पास है नोटोकॉर्ड वो है कॉर्डेट, जिसके पास नहीं है नोटोकॉर्ड वो है नॉन कॉर्डेट। दिमाग है तो दिमाग वाले, दिमाग नहीं है तो बद दिमाग, अकॉर्डिंग टू अवर पेरेंट्स। ठीक, नोटोकॉर्ड अगर आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया तो वो कॉर्डेट कहलाने लगता है वर्टिब्रेट, और अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस में वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है इनवर्टिब्रेट। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पे इसी इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है जिसका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं हुआ होगा। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स का जो हैबिटाट है वो अलग अलग है। हैबिटाट इज ए प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को रहने की जगह मिलती है, मतलब शेल्टर मिलता है और फूड मिलता है सर्वाइवल के लिए। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म शेल्टर लेता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उस जगह को हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, या हैबिटेट बोलते हैं। क्लियर? अलग अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमने एनिमल किंगडम नाम के चैप्टर में पढ़ रखा है क्लास 11th में। ठीक, आप बात करते हो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप बात करते हो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप बात करते हो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आप बात करते हो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप बात करते हो, इतनी ही बातें करते हो, है ना। ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम बन गया एक बार, उसके बाद सब में ऑर्गन सिस्टम आएगा। कहां से ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हुई थी? एस्केलमिन से ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया था, प्लेटी हेल्मिन से ऑर्गन लेवल आ गया था, और उसके बाद जितने भी फायदा आए थे सबके पास ऑर्गन सिस्टम ही था। ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है। आपने स्पॉन्जेस सुन रखे हैं, आपने सिलेंट्रेट सुन रखे हैं, आपने फ्लैटवॉर्म सुन रखे हैं, और कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और CO2 के लिए ये सिंपल डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, साधारण डिफ्यूजन, जैसे हिंदी में विसरण या परासरण ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि डिफ्यूजन का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है, या तो विसरण है या तो परासरण है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिफ्यूजन किस बला का नाम है, तो आपको कहना है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी सॉलिड, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करे। ठीक है, अधिक सांद्रता से कोई कम सांद्रता की तरफ अगर जा रहा है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए जा रहा है। ठीक है, आपने पीछे बैठकर अपना डब्बा खोल लिया और उस डब्बे में मूली के पराठे हैं, ठीक है, और अचार भी है। ठीक है, डब्बा खोल दिया आपने, तो कुछ ही देर बाद यहाँ तक पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं डब्बा खुला है और उसमें मूली के पराठे हैं। ठीक है, लेकिन जब
पीछे जाके देखा गया तो कोई डब्बा वहां पे उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब या आप अपने प्रीवियस चैट को डिलीट करना भूल गए और वो प्रीवियस चैट अब नजर आ रहे हैं। ये वाला जोक बहुत बाद में समझ में आता है लोगों को। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं उस जगह पर गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादा था, जिसमें एरोमा थी मूली के पराठों की और अचार की। कुछ देर बाद वो एरोमा यहाँ महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ उस गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ उस गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ज़्यादा से कम की और कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड मूव करती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। सिर्फ सॉल्वेंट की बातें करने पर ही ऑस्मोसिस का नाम लिया जाता है। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो केवल सॉल्वेंट को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ले जाने में एक प्रोसीजर का काम करता है, एक प्रोसेस का काम करता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन क्या होता है, आप बता दोगे? जब तक आपके लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर से कम नहीं हो जाएगा तब तक इनहेलेशन नहीं होगा। और जब तक CO2 का पार्शियल प्रेशर आपके लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तक एक्सेलेशन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक। तो सिंपल डिफ्यूजन से मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि वातावरण में वायु ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, स्पॉन्जेस की बॉडी में ऑक्सीजन कम है, सिलेंट्रेट की बॉडी में ऑक्सीजन कम है, फ्लैटवॉर्म की बॉडी में ऑक्सीजन कम है। तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगी और इस तरीके से इन ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में कहीं ना कहीं इनकी मेम्ब्रेन काम करेगी, इनकी सेल मेम्ब्रेन काम करेगी। क्लियर हो गई बात? आपने स्पॉन्जेस को कैसे समझा है? वो एक्टियोटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, सिलेंडरी होते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन आती है बस उसी से काम चलाना पड़ता है उनको। क्लियर होगी बात? जितने भी एक्टियोटिक मैरीन एनिमल्स हैं पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही अपना काम चलाएंगे। क्लियर हुई बात? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम होने लगती है। ठीक है। इसीलिए फैक्ट्री के आसपास किसी थर्मल पावर प्लांट के पानी में एक्टियोटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ का पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से एक एक्टियोटिक एनिमल कहाँ से ऑक्सीजन लेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और गिल्स उतना प्रेशर झेल नहीं सकते, इसलिए जो भी ऑक्सीजन उनको लेना है पानी से लेना है। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो मेरी जो बात आपसे है वो ये है कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवॉर्म जैसे छोटे लोअर इनवर्टिब्रेट कैसे रेस्पायर करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से ब्रीथिंग करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन से ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है। क्यूटिकल के द्वारा रेस्पिरेशन, मतलब स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन। ठीक है। स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन occurs with the help of स्किन। स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक। इंसेक्ट्स की अगर बात करें, अच्छा एक और चीज समझ लो, जहां भी क्यूटिकल वर्ड आए, ये क्यूटिकल वर्ड हम प्लांट्स में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्लांट की पत्तियों पर हमें एक थिक वैक्सी कोट मिलती है ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, उसे क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल वर्ड कहीं ना कहीं स्किन को समझाता है। ठीक।
अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अर्थवॉर्म अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करेगा और इस रेस्पिरेशन को कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे एक इंसेक्ट की, एक आर्थ्रोपोड की अगर मैं आपसे बात करूं तो आर्थ्रोपोड मतलब जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म, आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट। इस धरती पर सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोड। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्क, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट सबसे लार्जेस्ट फाइलम है इस पृथ्वी पर, ये कैसे रेस्पिरेशन करेगा? ये अपने ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन करेगा। ट्रैकियल ट्यूब कहीं ना कहीं ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो इंसेक्ट को बाहरी ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। इतना ही याद रखना है। तो एग्जामिनर ने सवाल पूछा, एक तरफ सारे ऑर्गेनिज्म लिख दिए और एक तरफ उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम लिख दिए, और अब आपसे बोल दिया कि करेक्ट द मैच पेयर, मैच द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग टू दी ऑर्गेनिज्म एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर? तो इस तरीके से आप मैच कर लेना। ट्रैकियल ट्यूब किसकी पहचान है? इंसेक्ट की, ठीक है। इंसेक्ट में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मालपीजियन टिब्यूल। वो मालपीजियन टिब्यूल इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इंसेक्ट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में क्या है? ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकिया तो आपके पास भी है, ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इनके पास ट्रैकियल ट्यूब हैं जिनकी मदद से ये बाहरी ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और अंदर की CO2 बाहर लेकर आते हैं, ठीक। इसके अलावा स्पेशल वस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, ये मोस्ट ऑफ द एक्योटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ये मोलस्क पे खत्म हो गया पॉइंट। मोलस्क क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होता है जो मैरीन होता है, समुद्री होता है, पानी में पाया जाता है। पानी से बाहर निकालेंगे मर जाएगा वो, या नहीं भी मरेगा तो पानी ही ढूंढेगा जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ऑक्टोपस एक मोलस्क है कि नहीं है? है, ठीक है। इसके अलावा पाइला मोलस्क है कि नहीं है? है, ठीक है। एप्पल स्नेल, पिंक टार्डा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, लॉलीगो, ठीक है। ये सब नाम मुझे याद आए, मैंने सोचा स्टाइल मार लो, ठीक है। सर को देखो NCERT याद है, ठीक है। वो याद नहीं है, वो हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मैं बहुत बड़ा कोई तुर्रम खां नहीं हूँ, वैसे भी नहीं हूँ, होता तो क्या बात होती, ठीक। समझ रहे हो बात को? तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन वर्ड से कुछ ना कुछ वो कहना चाहता है आपसे। आपसे कोई पूछे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या है, तो आप कहना गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कंफ्यूजिंग टर्म है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा फिशेस यूटिलाइज या यूजेस विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल, ठीक है। ब्रैंकियल किसके लिए आ रहा है? गिल्स के लिए आ रहा है, ठीक है। एक खिलाड़ी है, उनका नाम है ब्रेन लारा। नाम सुना है? क्या खेलते हैं वो? क्रिकेट खेलते हैं, ब्रेन लारा। किसी ने सुना है नाम ब्रेन लारा? और किसने नहीं सुना? तो आज सुन लो, ब्रेन लारा ऐसे याद कर लो, ब्रेन लारा। ब्रेन लारा ही नाम है ना। ब्रेन लारा का नाम मैंने भी कभी देखा नहीं, क्योंकि मुझे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वीडियो गेम में इंटरेस्ट रहा है बचपन से, ठीक है। वीडियो गेम मारियो, एक गेम से मैंने अपनी वीडियो गेम की शुरुआत करी थी, मारियो, है ना। तो जो है मारियो नाम का गेम अभी भी बहुत प्रचलित है, ठीक है। उस गेम से शुरुआत करी थी, और क्रिकेट वगैरह में ज़्यादा उतनी दिलचस्पी रही नहीं। आउटडोर गेम्स में ज़्यादा, हाँ एक गेम था छुपन छुपैया, वो सही लगता था, छुपे रहो बढ़िया मस्त गेम के बहाने, ठीक है। तो शांति का एहसास होता था उसमें, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि ब्रेन लारा, ब्रेन लारा इज ए क्रिकेटर। क्रिकेटर क्या करता है? गिल्ली उड़ा देता है। गिल्ली क्रिकेट के स्टंप्स होते हैं, उन स्टंप्स पे
उन स्टम्प्स पे ऐसे 3 स्टम्प, अपन तो पत्थर रख के खेलते हैं, 3 पत्थर रख लो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ऐसे स्टम्प खरीदते हैं, स्टम्प लेते हैं ऐसे, इनके ऊपर ऐसे गिल्ली अटकी रहती है, यहाँ देखा होगा आपने, गिल्ली अटकी रहती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ब्रैंकियल का ब्रेन पकड़ लो, ब्रेन से ब्रेन लारा ने गिल्ली उड़ा दी, ब्रेन लारा ने अपने ही बल्ले को टच करके गिल्ली उड़ा दी, ठीक है। तो छक्का भी मार दिया और गिल्ली भी उड़ा दी, याद हो गया। तो ब्रेन लारा, ब्रैंकियल, गिल्ली, गिल्स। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विथ विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, विच काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, गिल्स। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसे हम, इसके बाद मोलस्क और आर्थ्रोपोड। भाई देखो, एक्योटिक आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, प्रॉन्स का नाम आपने सुना है, झींगों का नाम आपने सुना है ना, ये एक्योटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और इन एक्योटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स होते हैं, ठीक है। एक्योटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या मिलेगा आपको, ब्रैंकियल। मोस्ट ऑफ दी, देखो ध्यान से समझ लो, मोस्ट ऑफ दी एक्योटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क के पास क्या है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का पॉइंट है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन को वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक सवाल आया एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड यूजेस डैश काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या जवाब दोगे आप? मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड यूजेस tracheal tube for respiration and most of the aquatic arthropod use gills for respiration. They perform, मैंने aquatic arthropod कहा मैडम, हाँ ब्रैंकियल होगा ना, आपने ब्रैंकियल जवाब दिया, वेरी गुड, ठीक। खुशी हुई मुझे ये जानकर, और आपको भी खुशी होगी ये जानकर कि आपका जवाब सही है, ठीक है। तो किसी ने आपसे कहा, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। चलो बताओ, अभी तक क्या सीखा? ट्रैकियल ट्यूब किसके पास है, इंसेक्ट्स के पास है। गिल्स किसके पास है, मोलस्क के पास है। और एक्योटिक आर्थ्रोपोड्स के पास है, ठीक। ये बात आप याद रखें। और एक लाइन बड़ी काम की है, मोस्ट एक्योटिक आर्थ्रोपोड यूटिलाइजेस ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मोड ऑफ रेस्पिरेशन अंडर विच गिल्स आर यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो ब्रैंकियल में क्या बोलना है, गिल्स बोलना है। ब्रैंकियल में क्या बोलना है, गिल्स बोलना है। बात समझ में आई? तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन की जब जब बात होती है तब तब गिल्स का नाम लिया जाता है, ठीक है। याद हो गया? कोई डाउट है? वापस लौटते हैं मुद्दे पर। अब बात करेंगे लंग्स की। लंग्स के लिए एक वर्ड आता है पल्मोनरी, ठीक है। लंग्स के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो बताओ, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विद गिल्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विद लंग्स। पल्मोनरी वर्ड वैसे भी पता है, लंग्स, ठीक है। ये कई सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अमंग वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स, whereas amphibian, reptiles, birds and mammals respire through lungs, ठीक है। अच्छा, जब आपसे मैंने बात करी लोअर इनवर्टिब्रेट की, तो आपने कहा वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जब मैंने आपसे बात करी वर्टिब्रेट्स की, तो फिश एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसके पास कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हुई होगी, और फिश के पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं। बचपन से पढ़ रहे हैं, फिशेस के पास गिल्स हैं, फिश के पास गिल्स हैं, लंग्स नहीं है।
तो बताओ ब्लू व्हेल के पास क्या होना चाहिए, गिल्स या लंग्स? लंग्स, क्योंकि ब्लू व्हेल तो मैमल है। ठीक, समझ गए? ब्लू व्हेल एक ऊंची छलांग लगाती है समुद्र में, शिकार को पकड़ने के लिए नहीं, अपने लंग्स के अंदर एयर को इनहेल करने के लिए, एयर को भरने के लिए। ठीक है, उसके लंग्स का तो साइज भी इतना बड़ा है कि आप उसमें खड़े हो जाओ। ऐसा किसी ने मुझे बताया था तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है ये बात सही नहीं हो। ठीक है, समझ गए? तो बात पल्ले पड़ गई आपको। ठीक है, तो फिश को छोड़कर अधिकांश वर्टिब्रेट्स में, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन, इनमें क्या मिलेगा आपको? लंग्स मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक सवाल सीधा सीधा बन रहा है, एक तरफ ऑर्गेनिज्म के नाम लिख दो, एक तरफ उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख दो, और बच्चे से बोल दो दोनों को मिला के दिखा दो। जो मिला के दिखाएगा उसको 4 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके अलावा एक और चीज समझ लो, एम्फीबियन। एम्फीबियन का नाम सुनते ही दिमाग में मेंढक आता है, लेकिन मेंढक ही एम्फीबियन है। अगर आपके दिमाग में भी यही आता है तो आपके दिमाग में गलत आता है, क्योंकि एम्फीबियन के अंदर सैलामेंडर भी शामिल है, एम्फीबियन के अंदर इक्थायोफिस भी शामिल है, एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग भी शामिल है, जिसको राना टिग्रीना कहते हैं। राना टिग्रीना ज्यादा कॉमन है इंडिया में कि राना, पता नहीं, राना टिग्रीना ही फेमस है। ठीक है ना? चलिए, अब एम्फीबियन फ्रॉग का थोड़ा सा पार्ट समझ लो। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं तो आपको एम्फीबियन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आपसे फ्रॉग की बात की जाती है। फ्रॉग की अगर मैं आपसे बात करूं, मेंढक की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, मेंढक की अगर मैं आपसे बात करूं, तो फ्रॉग के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में 3 चीजें हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में फ्रॉग के पास 3 चीजें, बताओ? पहली स्किन, दूसरी लंग्स, गिल्स नहीं होते फ्रॉग के पास, और तीसरी बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, स्किन से रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अभी बताया था। लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, और बक्कल कैविटी के रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक नाम मेरे ख्याल से नहीं है। एक नाम मुझे याद आया, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्को, जैसे बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर मेंढक पानी में है तो पानी में रहते वक्त वो अपने स्किन के द्वारा ही रेस्पिरेशन करेगा, वो अपने लंग्स और अपनी बक्कल कैविटी का प्रयोग वहां नहीं करेगा। तो एग्जाम में सवाल आया, फ्रॉग ड्यूरिंग, एग्जाम में सवाल आया, ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉर ए फ्रॉग इज, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन रेनी सीजन फॉर ए फ्रॉग इज। रेनी सीजन में हर जगह पानी है, और रेनी सीजन में मेंढक पानी के अंदर ही टर बोलते हुए सुनाई देते हैं। ठीक है, तो जब एक फ्रॉग पानी में है, जब एक फ्रॉग पानी में है तो पानी में वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? स्किन से करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो करेगा। ठीक है, जब वो बाहर आएगा तो अपने लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, और अपने बक्कल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, जिसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहेंगे। तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, लैंड पर जब एक फ्रॉग आया, एम्फीबियन उसको इसलिए कहा क्योंकि पानी में रहता है, धरती पे भी रहता है, तो धरती पर रहेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करेगा, और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करेगा, और स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन भी करेगा। लेकिन जब वो पानी में रहेगा तो केवल स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, इसलिए वो पानी नहीं पीता बल्कि अपनी स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि मेंढक की जो आंखें होती हैं वो बल्ज होती हैं, उभरी हुई होती हैं, और उनकी आंखों पर निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होता है, उनके स्किन पर बहुत सारा म्यूकस होता है, और कहीं ना कहीं उनकी स्किन के द्वारा पानी को कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि
ताकि पानी पीने की आवश्यकता ना पड़े और स्किन से ही पानी अंदर पहुंच जाए। क्लियर? क्योंकि मुंह खोलेगा तो अंदर पानी जाएगा, पानी जाएगा तो पानी एकदम से ज़्यादा चला जाएगा, फ्रॉग फूल जाएगा, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, उछलने में दिक्कत होगी उसको। समझ गए? क्लियर? तो ऐसे में अगर किसी ने पूछा कि फ्रॉग जब लैंड पर है, ज़मीन पर है, तो कितने प्रकार के रेस्पिरेशन कर रहा है? क्यूटेनियस भी कर रहा है, बक्कोफेरेंजियल भी कर रहा है और लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन जब वो पानी के अंदर है तो केवल स्किन से, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करेगा, ना तो बक्कोफेरेंजियल करेगा ना पल्मोनरी करेगा। अब दूसरा सवाल, अगर फ्रॉग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम, जब पानी अवेलेबल नहीं है उसके पास, सारे तालाब सूख गए लगभग, तालाब मतलब बड़ा तालाब नहीं, तालाब मतलब छोटे छोटे जो पॉन्ड्स थे वो सूख गए, छोटे छोटे कीचड़ वाले इलाके सूख गए, ठीक है। अब वहाँ पे फ्रॉग का ने क्या बनाया? बरो बना लिया, गुफा बना ली, अंदर कहीं मिट्टी खोद ली और वहाँ पे चले गए और जाकर चुपचाप सो गए। अगर वो समर सीजन में सोए हैं तो इस प्रोसेस को हम एस्टिवेशन कहेंगे, और अगर वो विंटर स्लीप में सोए हैं तो हम इसके लिए हाइबरनेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फ्रॉग्स आर पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। फ्रॉग जो होते हैं अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट रेंज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, एंड दोज विच मेंटेन देयर टेम्परेचर आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो हैं जो अपने तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं कांस्टेंट रेंज में, और कोल्ड ब्लडेड वो हैं जो अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई? ठीक। आप किस कैटेगरी में आओगे? बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर इस दुनिया का हर जीव कोल्ड ब्लडेड है, दिमाग में उतार लो। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर, देखो इसको भी याद कर सकते हो। इसको याद करने का तरीका है BMW। BMW हर कोई खरीदना चाहता है ना, लेकिन उसको मेंटेन करने की कैपेबिलिटी डेवलप करते करते ही ज़िंदगी का एक पड़ाव गुजर जाता है, ठीक है, समझ गए, है ना। उसकी तो सर्विसिंग भी भोपाल में नहीं होती, उसके लिए आपको इंदौर भेजना पड़ेगी गाड़ी, ठीक है। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल, इसलिए बेहतर है कि खरीदो ही मत, ठीक है। तो BMW ठीक है, BMW, ठीक है, महंगी गाड़ी है, 60-70 लाख की आती है, अपने बजट से कोसों दूर, ठीक है। तो BMW से याद कर लो, B फॉर बर्ड्स, M फॉर मैमल्स, W फॉर वार्म। बर्ड्स मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, BMW से याद होगा। बर्ड्स मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स और आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड के लिए पॉइकिलोथर्म वर्ड का प्रयोग करते हैं, वार्म ब्लडेड के लिए होम्योथर्म का प्रयोग करते हैं। होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म आर दी ऑर्गेनिज्म which are also called warm blooded and maintain their body temperature at a constant range. Poikilothermic are cold blooded animals which do not maintain their body temperature at constant range. अगर तापमान बढ़ा तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बॉडी का तापमान भी बढ़ने लगता है। उस बढ़ते हुए तापमान से बचने के लिए ऐसा प्राणी डीप स्लीप में चला जाता है, गहरी नींद में जाके सो जाता है, ठीक है। अगर वो गर्मी के मौसम में सोया तो एस्टिवेशन, और सर्दी के मौसम में सोया तो हाइबरनेशन। इसको भी याद करने का तरीका है, समर्स में AC चलाते हैं, एस्टिवेशन, विंटर्स में हीटर चलाते हैं, हाइबरनेशन। याद हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप फ्रॉग जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करेगा तो क्या करेगा? स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। आई बात समझ में? तो बताओ, एक फ्रॉग स्पेसिफिकली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किन दो अवस्थाओं में कर रहा है? एक, जब वो डीप स्लीप में चला गया एस्टिवेशन हाइबरनेशन करने के लिए, और दूसरा जब वो पानी में है मौजूद। बाकी जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो स्किन से भी करेगा, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, फेरिंग से भी करेगा, बक्कल कैविटी से भी करेगा, मतलब बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, और तीसरा लंग से भी करेगा, है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो NCERT का सेगमेंट 14.1 को हमने एक हद तक कंप्लीट किया और उसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करी। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके काम का है और आने वाले वीडियो इस चैनल पे आपके काम के हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे?
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, है ना, क्या महाकाल बाबा ब्लेस यू, ठीक है।